हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं एच वी अरोड़ा स्वागत करता हूं आपका एच वी अरोड़ा कॉमर्स क्लासेस में। तो बेटा आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं, ठीक है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं अपने 12th क्लास की स्टडी को लेकर। मेरे को डेली मैसेज आते हैं अलग अलग तरह के, बच्चे थोड़ा परेशान हो रहे हैं किन बात को लेकर कि सर हम लोगों की स्कूल में भी स्टडी चल रही है ऑनलाइन, हम लोगों की आपकी क्लास भी चल रही है ऑनलाइन, और हम लोगों को ये टेंशन भी हो रही है कि स्कूल पता नहीं कब रीओपन होंगे, ट्यूशंस कब रीस्टार्ट होंगे, और सारी हमारी कॉन्टिन्यूस पढ़ाई जो है वो कब हमारी स्टार्ट होगी। तो इसको लेकर काफी बच्चे थोड़ा परेशान है, और ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा कि बच्चे एक्चुअली अपनी स्टडी को लेकर थोड़ा सीरियस हैं। तो देखो, पहले मेरी बात एक चीज सुनो। आप लोग जो है कंफ्यूज हो रहे हो स्कूल की स्टडी, ट्यूशन की स्टडी, सबको मिलाकर, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना करना है कि आप दोनों में से कोई एक स्टडी प्रॉपर कंटिन्यू चुनो। अगर आपको स्कूल की पॉइंट समझ में आ रहे हैं, स्कूल की स्टडी समझ में आ रही है तो उसे कंटिन्यू करो, या आपको अगर ट्यूशन की स्टडी समझ में आ रही है तो आप ट्यूशन की स्टडी कंटिन्यू करो। कोई भी एक स्टडी आप उठाकर उसे कंटिन्यू करें, बिल्कुल कंटिन्यू से पढ़ें, जो भी पढ़ रहे हो कंटिन्यूसली पढ़ो, ठीक है। अब अगर आपको ट्यूशन की स्टडी समझ में आ रही है तो ये नहीं कि स्कूल की छोड़ देनी है, स्कूल की देखो, समझो, करते रहो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते रहो। या अगर स्कूल की समझ में आ रही है तो ट्यूशन की भी छोड़ देनी है, क्योंकि आगे जब मैं ट्यूशन दोबारा से ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे फेस टू फेस, तो मैं इसके आगे का कराऊंगा जो हम ऑनलाइन करा रहे हैं। समझ में आया। एक बैच और एक्स्ट्रा स्टार्ट करूंगा जिसमें बिल्कुल शुरू का भी स्टार्ट करेंगे, अगर कुछ बच्चे का ऑनलाइन छूट जाता है तो वो भी कवर कर सकता है। तो पहली बात तो परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूं। जब भी लॉकडाउन खुलेगा, जब भी स्टडी स्टार्ट होगी, जहां भी आप लोगों का कॉन्सेप्ट छूटा हुआ होगा, मैं आपका सारे कॉन्सेप्ट उसके बाद भी क्लियर कराऊंगा। चाहे बोर्ड एग्जाम में हमारे 6 महीने बचे, 4 महीने बचे, 5 महीने बचे, हम कितनी मेहनत करें, 2 घंटे डेली पढ़े, 3 घंटे डेली पढ़े क्लास में, मैं आपका सारा सिलेबस कवर कराऊंगा और अच्छे से आपकी स्टडी और बोर्ड की तैयारी कराऊंगा हर हालत में, ठीक है। उससे पहले फिलहाल सभी लोग अपने अपने स्टेप ले रहे हैं, स्कूल के टीचर्स भी स्टेप ले रहे हैं कि आपकी स्टडी का नुकसान ना हो, हम भी स्टेप ले रहे हैं कि आपकी स्टडी का नुकसान ना हो, तो आप कंटिन्यू करें ये चीजों को। अब मैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं कि जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, जो बुक मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिसके बारे में मैं आपको टॉपिक ले रखा है मैंने अभी, वो लिया हुआ है बैलेंस शीट, और ये है टीएस ग्रेवाल की बुक नंबर वॉल्यूम 3। 3 बुक है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। तो हमने पहले वॉल्यूम 3 उठाई हुई है। अब बहुत सारे बच्चे मेरे साथ ये बात कर रहे हैं कि सर हमारे स्कूल में वॉल्यूम 1 चल रही है, पार्टनरशिप अकाउंट चल रहा है, और क्योंकि मैंने न्यूज में भी देखा है कि शायद सीबीएसई कुछ सिलेबस रिड्यूस करने वाली है, तो वॉल्यूम 1 का जो बुक है उसमें जो पार्टनरशिप अकाउंट है, वो पार्टनरशिप अकाउंट का जो सबसे बेसिक चैप्टर्स है, सीबीएसई किसी भी हालत में उसको रिमूव नहीं कर सकते। समझ में आया। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से पहले वॉल्यूम 1 और पार्टनरशिप का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। अभी जो हमारा बैलेंस शीट का टॉपिक चल रहा है, इसको हम आज इसी क्लास में लास्ट तक पढ़ेंगे। बस जितना आज पढ़ लिया, इसको भी यहां समाप्त करें, इसको आगे बाद में कंटिन्यू कर लेंगे, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं छूटा हमारा करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी हो गया है। एसेट्स के बारे में मैं इस क्लास में आपको हल्का सा ओवरव्यू दे दूंगा, तो बैलेंस शीट आपके लगभग कवर हो गई, ठीक है। उसके बाद अब हम वापस वॉल्यूम 1 पे आएंगे और मैं फिर से आपका पार्टनरशिप का पोर्शन दोबारा से स्टार्ट कराऊंगा, ताकि आपका स्कूल से भी मैच हो सके जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। और दूसरा, हम लोग वो चीजें पढ़े, कहीं सीबीएसई, मान लो हम कुछ पढ़ रहे हैं और बाद में सीबीएसई ने रिमूव कर दिया, तो पढ़ा हुआ सारा हमारा बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब आगे अगली क्लास से अपने पार्टनरशिप के बारे में ही पढ़ेंगे। समझ में आया। दूसरी चीज, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्रॉपर अपने शेड्यूल बनाकर काम करो, ठीक है। हमारी स्टडी रिकॉर्डेड रहती है। तो अब मैं एक चीज और बताने वाला हूं कि हम ना अपनी क्लासेस जो है, जो हम रेगुलरली डाल रहे हैं गूगल क्लासरूम पे, उसको ऑल्टरनेट डेज पे डालेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं सर एक दिन का टाइम दो, स्कूल से भी होमवर्क मिल रहा है, सारा कुछ हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमें एक दिन का बीच में टाइम मिलना चाहिए सारा चीज इकट्ठी नोट डाउन करके और पढ़ने के लिए। तो हम एक दिन छोड़कर क्लास डालेंगे, मंडे डाली तो ट्यूसडे छोड़ देंगे, वेडनेसडे डालेंगे, थर्सडे छोड़ेंगे, फ्राइडे डालेंगे। इस तरीके से हम लोग क्लास अपनी एक दिन छोड़कर डालेंगे, और इसी बीच में हफ्ते में 2 या 3 दिन हम लोग बीच में लाइव सेशन रख लेंगे आपकी क्वेरीज को दूर करने के लिए। जूम पर ही हम लाइव सेशन करेंगे। किसी को जूम पे प्रॉब्लम है तो वो जूम एक बार घर पर प्रैक्टिस करके देखे, थोड़ा उसके सिक्योरिटी गाइडलाइंस है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं यही बात आपसे करना चाह रहा था कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके टीचर आपके साथ हैं, जो भी आपको डाउट है आप पूछो, जो भी आगे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। 12th क्लास की स्टडी में, अकाउंटेंसी में तो मैं आपको कहीं भी परेशान होने नहीं दूंगा, चाहे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, मेरे पास बाद में ज्वाइन करें, कभी भी ज्वाइन करें, ठीक है। तो आपको बाद में दिक्कत होने नहीं दूंगा। बस ये आपको फायदा मिलेगा, अगर आप अभी मेरी रेगुलर क्लास देखते रहेंगे तो आपको आगे के लिए बेनिफिट पक्का मिलेगा, इस बात की 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। समझ में आया। और आपका सिलेबस भी बाद में जल्दी कवर हो जाएगा और आप आसानी से आगे प्रिपेयर अपनी कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम की, ठीक है। तो चलिए, इतनी बात मैं आपसे करता हूं। अब हम आज की क्लास आगे की स्टार्ट करेंगे। चलिए
चलिए लास्ट क्लास तक बेटा हमने जो भी पढ़ा उसके बारे में मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा देता हूं। अभी तक हमने एक बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करी है, कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में जो भी बैलेंस शीट हमारी डिफाइन है उसके बारे में चर्चा करी है। बैलेंस शीट के एक एक हेड को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अब बैलेंस शीट के सबसे पहले हमने शेयर होल्डर्स फंड के हेड के बारे में चर्चा करी थी, उसके बाद हमने करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करी थी। करंट लायबिलिटी की फुल डिटेल हमने लास्ट वीडियो में आपको बता दी थी और अब हम आज चर्चा करने वाले हैं नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा आज हम नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी हो गई। तो ऑफ कोर्स नॉन करंट लायबिलिटी की एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको पहले हल्का सा ओवरव्यू दे चुका हूं। हमने करंट लायबिलिटीज के बारे में पढ़ा। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटी जो विद इन 12 मंथ के अंदर अंदर या तो हमें पे करनी है या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर हमें पे करनी है। अब कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 ने जो नॉन करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन दी है वो ये डेफिनेशन दी है कि बेटा वो लायबिलिटीज जो करंट लायबिलिटी नहीं है उसे हम नॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे। समझ में आया? इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ ये बोला है वो लायबिलिटीज जो करंट लायबिलिटीज नहीं है उसको नॉन करंट लायबिलिटीज बोलेंगे। तो एक बार देखिए, द टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इन अ नेगेटिव मैनर। नेगेटिव मैनर मतलब इन्होंने ये बताया कि एक लायबिलिटी अगर करंट लायबिलिटी नहीं है तो नॉन करंट लायबिलिटी, इसलिए नेगेटिव मैनर में है। ठीक है। नाउ नॉन करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच आर नॉट करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज इज क्लासिफाइड एज फॉलो। अब नॉन करंट लायबिलिटी इस तरीके से क्लासिफाई है। तो नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो करंट लायबिलिटीज नहीं होती है, इसलिए हमें नेगेटिव मैनर में डेफिनेशन है कि ये वो लायबिलिटी जो करंट नहीं है। समझ में आया? कोई प्रॉपर स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। अब नॉन करंट लायबिलिटी के हेड के अंदर क्या क्या हमारे सब हेड्स आते हैं ये आपको बैलेंस शीट में भी आप देख चुके हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की। समझे? अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या है? देखिए जब हमने करंट लायबिलिटी की चर्चा करी थी तो वहां पर हमने देखे थे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की डेफिनेशन देखी थी। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स क्या थे? वो बोरिंग्स जो 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे करने हैं या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे करने हैं। तो लॉन्ग टर्म कौन से हो जाएंगे? वो जो 12 मंथ्स के बाद पे करने हैं या विद इन या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद पे करने हैं। समझ में आया? तो जो 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल दोनों के ही एक्चुअली बाद पे करने हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म हो गई, क्योंकि अगर 12 महीने के अंदर अंदर पे हो जाएंगे तो वो करंट लायबिलिटी में आ जाएगी, या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पे हो रहे हैं तो वो हमारी करंट लायबिलिटी में आ जाएगी। तो दोनों के ही बाद होने चाहिए, 12 महीने के भी क्रॉस होने चाहिए और ऑपरेटिंग साइकिल भी क्रॉस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारी ऑपरेटिंग साइकिल है 15 महीने की और मेरी जो बोरोइंग हमें पे करने हैं वो पे करने हैं हमें विद इन 13 मंथ्स। ठीक है। 15 महीने की ऑपरेटिंग साइकिल है, बोरोइंग पे करनी है 13 मंथ्स के अंदर अंदर, तो 12 महीने तो क्रॉस हो रहे हैं लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल हमारी अभी क्रॉस नहीं हो रही है, तो ये विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है तो ये करंट लायबिलिटी में आएगा। समझ में आया? अब अगर हमें पे करने हैं 16 मंथ्स में, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल है 15 मंथ्स की और हमारे 12 महीने के बाद तो हम पे कर ही रहे हैं, तो हम पे कर रहे हैं 16 मंथ्स में, तो हमारे 12 महीने के भी बाद पे हो रहा है और ऑपरेटिंग साइकिल के भी बाद पे हो रहा है। तो अब इसे हम नॉन करंट बोरोइंग में लेकर चलेंगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर 12 मंथ्स के बाद और ऑपरेटिंग साइकिल दोनों के बाद अगर पे हो रही है हमारी कोई चीजें, तब वो नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, तब उन्हें लॉन्ग टर्म्स में हम लेकर आते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। आई होप एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ हो। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या चीजें आती है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर जो चीजें आती हैं, जो बातें आती हैं वो होते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म डिबेंचर बहुत ही रेयर चांस में इश्यू होते हैं। होंगे अगर शॉर्ट टर्म तो फिर वो करंट लायबिलिटी में आ जाएंगे। ठीक है, वहां शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आ जाएंगे, लेकिन ज्यादातर ये लॉन्ग टर्म में ही आते हैं। डिबेंचर्स बॉन्ड भी डिबेंचर्स की तरह होते हैं। अब मेरे को ये क्लियर करने की जरूरत ना पड़े कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, 11th क्लास में पूरी तरह आप लोगों को आई होप क्लियर होगा। फिर भी मैं एक हल्का सा ओवरव्यू देता हूं कि जब कंपनी को मार्केट से पैसा चाहिए होता है तो कंपनी शेयर या प्रेफरेंशियल इश्यू ना कर लोगों से लोन ले लेती है। लोगों से कहती है आप हमें पैसा दो, हम आपको बदले में सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है, कि हमने आपसे इतने रुपए का लोन लिया हुआ है। समझ में आया? तो एक तरीके से डिबेंचर होता है। इसमें लोगों को कोई राइट नहीं मिलता, जो लोग पैसे देते हैं उन पे सिर्फ एक छोटा सा राइट होता है कि उनको इंटरेस्ट मिलेगा उस पैसे पे बदले में। ठीक है। ज्यादातर सारे डिबेंचर सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड होते हैं मतलब कंपनी की किसी ना किसी एसेट्स के ऊपर उनका सिक्योरिटी होती है कि अगर बाई चांस कंपनी उनका पैसा पे नहीं कर पाई तो कंपनी वो एसेट्स बेच देगी। फॉर एग्जांपल कंपनी ने मार्केट से 1 करोड़ रुपया उठाया, लोगों से कहा लाओ हमें पैसे दो, थोड़ा थोड़ा लोगों ने पैसा दिया, 1 करोड़ रुपया लोगों से लिया है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो वो 1 करोड़ की बिल्डिंग के ऊपर लोगों को सिक्योर्ड कर देगी कि बाई चांस अगर हम आपका पैसा पे नहीं कर पाए तो हम अपनी बिल्डिंग बेच देंगे कंपनी की और आपका पैसा फिर उससे चुकाएंगे। तो ज्यादातर सारे डिबेंचर्स हमारे सिक्योर्ड होते हैं। आगे की बात करते हैं बॉन्ड्स। बॉन्ड्स भी बिल्कुल डिबेंचर्स की तरह ही होते हैं।
टर्म लोन, कुछ टाइम के लिए हमने लोन लिया हुआ है लोगों से या किसी से भी लोन हमने लिया हुआ है, बैंक से लिया हुआ है, किसी से भी लिया हुआ है। पब्लिक डिपॉजिट और अदर लोन एंड एडवांसेस, ठीक है, जो भी हमने और किसी कहीं और से लोन लिए हुए हैं, कभी किसी सप्लायर से ले लेते हैं, किसी क्रेडिटर से लोन ले लेते हैं, कोई नॉर्मल छोटी मोटी फाइनेंस कंपनी होती है उनसे लोन ले लेते हैं, लेकिन ये सब होने चाहिए हमारे लॉन्ग टर्म यानी कि 12 मंथ्स के बाद पे हो रहे हैं और ऑपरेटिंग साइकिल के भी बाद पे हो रहे हैं, तब जाकर ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के कहने में आएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इसके बाद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये क्या होती है, हल्का सा ओवरव्यू में दे चुका हूं। ये वो लायबिलिटी होती है, देखो डेफर्ड टैक्स में क्या होता है, एक होता है डेफर्ड टैक्स एसेट और एक होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है, हम क्या करते हैं पहले से ही ना अपना टैक्स पहले ही डिटरमाइन कर लेते हैं। जैसे कि अब ये मेरा अप्रैल चल रहा है तो मैं अप्रैल में ही डिटरमाइन कर लूंगा कि इस साल मुझे कितना टैक्स पे करना है, तो मैं एडवांस में टैक्स पे कर देता हूं। तो फॉर एग्जांपल ईयर के लास्ट में मेरा जो टैक्स निकल के आया है वो निकल के आया है कि मुझे टैक्स पे करना था 5 लाख, ठीक है, और मैंने पे करा है सिर्फ अपने हिसाब से 4 लाख, तो अभी 1 लाख और पे करना है ना, तो ये हो गई मेरी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जितना कम मैंने टैक्स पे करा है। समझ में आया। अब बाई चांस मेरे को टैक्स पे कर दिया मैंने एडवांस में ही 6 लाख और मेरी लास्ट में टैक्स की लायबिलिटी निकल के आई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से 5 लाख, ठीक है भाई, इतनी इनकम नहीं हुई मेरे को, इस साल थोड़ा सा लॉस हो गया लॉकडाउन वगैरह की वजह से, तो मैंने 1 लाख रुपए का टैक्स जो है फालतू पे करा हुआ है, तो जो फालतू पे करा हुआ है ये हो गया मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो जो मैंने एडवांस में टैक्स पे करा हुआ है और जो एक्चुअल टैक्स मेरा बन रहा है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डेफर्ड टैक्स में आता है। अगर मैंने ज्यादा पे करा हुआ है तो वो मेरी एसेट हो जाएगी, अगर मैंने कम पे करा हुआ तो मुझे और पे करना है अभी, वो मेरी डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी हो जाएगी। ये हमारे सिलेबस में ज्यादा डीपली नहीं आएगा, इसके ऊपर ज्यादा कुछ क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में वो लायबिलिटीज आ जाएंगी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नहीं आ रही है और प्रोविजंस वगैरह में नहीं आ रही है, जो और कहीं नहीं आ रही है तो वो बाकी बची हुई लायबिलिटीज सारी लॉन्ग टर्म अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आ जाएगी। भाई इन पांचों के अलावा अगर कोई और लायबिलिटी है जो हमारी अभी लंबे समय में पे करनी है हमें 12 महीने के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद, तो वो सारी लायबिलिटी हमारी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर आ जाएगी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और उसके बाद आएगा हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। समझ में आया, वो प्रोविजन जो लंबे समय के लिए बनाए। भाई करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन थे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ये था जो शॉर्ट टाइम के लिए 12 महीने के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर होने वाली लायबिलिटीज के लिए मैंने पहले से बना रखे हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या हो गए, जो 12 महीने के बाद लायबिलिटी होने वाली है या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद कोई लायबिलिटी या लॉस आने वाले हैं उसके लिए पहले से ही मुझे प्रोविजन बनाकर चलना है, तो वो हो गया मेरा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो लंबे समय के लिए मैंने प्रोविजन बना रखे। भाई आज से 3 साल बाद कोई लॉस होने वाला है या लायबिलिटी आने वाली है उसके लिए मैंने आज से प्रोविजन बना रही हूं, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया, ठीक है। और उसमें कहां पड़ा था, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन पड़ा था, ठीक है, कि अभी हमने भाई आने वाली है 12 महीने के अंदर अंदर कोई लायबिलिटी आने वाली है, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कोई लायबिलिटी आने वाली है, उसके लिए जो मैंने प्रोविजन बनाया हुआ है वो हो गया मेरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। समझ में आया। क्योंकि ये वीडियो मैं अभी दिन में ही बना रहा हूं, रात को इवनिंग में नहीं बना रहा या रात को नहीं बना रहा, तो आपको थोड़ी सी इधर उधर से घर की आवाजें आती रहेंगी, तो प्लीज इग्नोर दैट, जस्ट फोकस ऑन माय स्टडी। ओके, चलिए अब हम आगे की बात करेंगे। हमारा लायबिलिटी इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला पोर्शन बैलेंस शीट का पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। एक मैं आपको हल्का सा छोटा सा एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं, उसके बाद हम एसेट्स को टेक ओवर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है बेटा, इसमें आपका सारा जो अभी तक हमने पढ़ा है बैलेंस शीट के बारे में लगभग सब कवर होगा। इसमें एक आपको आइडिया मिल जाएगा बेसिक कि किस तरीके से बैलेंस शीट के ऊपर छोटे से न्यूमेरिकल आते हैं हमारे पास। तो हमने जो भी बैलेंस शीट में अभी पढ़ा है, शेयर होल्डर्स फंड का हेड जो पढ़ा है हमने, नॉन करंट लायबिलिटी का हेड जो पढ़ा है और करंट लायबिलिटी का हेड जो पढ़ा है, उस पर एक न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, देखो मैं पढ़ के बता रहा हूं। अंडर विच हेड ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी आर द फॉलोइंग आइटम शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ये जो आइटम्स लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6, तो 6 आइटम जो लिखी हुई हैं ये शेड्यूल 3 के बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग कैसे, इन्होंने क्या पूछा है, अंडर विच हेड ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी, किस हेड में इक्विटी और लायबिलिटी की ये आइटम्स आती हैं। समझ में आया। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी वाली बैलेंस शीट के साइड की कौन कौन से हेड के अंदर ये आइटम्स आती है। तो मैंने यहां लिखा है मेन हेड्स कौन कौन से और सब हेड कौन कौन से हैं। आपसे क्वेश्चन में हालांकि सिर्फ हेड पूछा है, तो मैंने यहां पर मेन और सब दोनों दिखा दिया है। क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा आपको सिर्फ मेन हेड दिखाने हैं, सब हेड दिखाने हैं या दोनों हेड दिखाने हैं, ठीक है। तो ये जो आइटम्स है ये बैलेंस शीट के कौन से मेन हेड में और कौन से सब हेड में आएंगी।
देखिए सबसे पहले आता है डिबेंचर्स। तो आपको ये सोचना है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, ऑफ कोर्स डिबेंचर लायबिलिटीज में से किसी में आएगा, तो करंट लायबिलिटी में आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। तो मैंने आपको बताया था डिबेंचर्स ज्यादातर लॉन्ग टर्म ही होते हैं, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी में ही आएंगे। और नॉन करंट लायबिलिटी का सब हेड अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। हमने इसको मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमने हेड पढ़ा था, सब हेड। और मेन हेड हमारा क्या था डिवेंचर्स का, ठीक है, वो था नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर हमारे डिवेंचर्स आए थे। उसके अलावा पब्लिक डिपॉजिट भी आपने अभी अभी पढ़ा है हमने, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आए थे और नॉन करंट लायबिलिटी के ही मेन हेड के अंदर आए थे। समझ में आया? अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जितने भी आते हैं वो ऑफ कोर्स किस में आते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस, और मेन हेड क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड। क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड, है ना। और ये कैपिटल रिजर्व, भाई ये भी रिजर्व है तो ये भी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा और शेयर होल्डर फंड के अंदर आएगा। अगला आता है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स। तो इंटरेस्ट एक्रूड, अब ये डिबेंचर का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। तो ये हमने पढ़ा था, चाहे इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू डिबेंचर्स पे हो, किसी भी चीज पे हो, कैसा भी हो, तो इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू हो है हमारा। तो हमने ये बेटा करंट लायबिलिटी के अंदर पढ़ा था, करंट लायबिलिटी के अंदर, और वहां पढ़ा था अदर करंट लायबिलिटी, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमें एक ही साल का पे करना होता है, 12 महीने का इंटरेस्ट पे करना होता है। तो वहां पर हमने एक हेड पढ़ा था इंटरेस्ट अदर करंट लायबिलिटी के अंदर इंटरेस्ट एक्रू एंड ड्यू, और एक पढ़ा था इंटरेस्ट एक्रू बट नॉट ड्यू। तो चाहे किसी भी चीज का इंटरेस्ट हो, अगर एक्रूड और ड्यू हो या एक्रूड एंड नॉट ड्यू हो, वो दोनों ही हमारी अदर करंट लायबिलिटी में आता है और करंट लायबिलिटी के अंदर मेन हेड में आता है। बिल्स पेबल ये भी हमारा करंट लायबिलिटी में आता है, और जो सब हेड होता है हमारा वो होता है ट्रेड पेबल। ओके, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो चलिए ये आपको एग्जाम्पल आई होप ठीक से समझ में आया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। तो इस एग्जाम्पल के बाद बेटा मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू एसेट्स का भी दे देता हूं। एसेट्स में बैलेंस शीट में जो भी हेड्स और सब हेड हमने पढ़े थे उसके अंदर बहुत ज्यादा डीपली हमें नहीं पढ़ना है, वही सारे हेड और मेन हेड सब हेड होते हैं हमारे। बस आप ये ध्यान रखिएगा, नॉन करंट और करंट लायबिलिटी की तरह ही करंट एसेट वो होती है जिसका बेनिफिट हमें 12 महीने के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर मिल जाता है, और नॉन करंट एसेट वो होती हैं जिनका बेनिफिट हमें 12 महीने के बाद और ऑपरेटिंग साइकिल के बाद, मतलब दोनों के ही बाद हमें बेनिफिट मिल रहा है, तब वो नॉन करंट एसेट्स में आती है। उसका और डीप हमें बहुत ज्यादा अंदर उसमें ज्यादा नहीं जाना पड़ता। उसमें भी जो क्वेश्चन आता है वो हेड और सब हेड के ऊपर ही आता है। तो जैसा कि मैंने आपसे बात करी कि हम लोग अब इस बैलेंस शीट वाले पोर्शन को स्टॉप करेंगे फिलहाल, और हम स्टार्ट करेंगे अपनी पार्टनरशिप का पोर्शन। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वो पार्टनरशिप से रिलेटेड आएगी। पार्टनरशिप का पोर्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, वॉल्यूम 1 ऑफ बुक, ठीक है, टीएस ग्रेवाल की बुक को हम फॉलो करेंगे और पार्टनरशिप की वॉल्यूम 1 हम उसमें स्टार्ट करेंगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो पार्टनरशिप के बारे में बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास हम यही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।